एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में 9 चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्व किया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, ये पूरे चैप्टर का वीडियो मैंने मेरे चैनल पर डाला हुआ है, आप जाके वहाँ पे वॉच कर सकते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना लोगों को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। सबसे उसमें स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट दैट आर ट्रू अबाउट द प्लानिंग कमीशन। इसमें पहला ऑप्शन दिया है, प्लानिंग कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1950। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ द टाइम बाउंड प्रोग्राम। एंड दी फोर्थ वन दिया है, इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ बेस्ड ऑन प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। तो आपका आंसर होगा अब ए, बी एंड सी, डी। सारे ही आंसर इसके करेक्ट है, क्योंकि सारे ही पार्ट क्या है, प्लानिंग कमीशन का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, स्टेटमेंट दैट आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग इंडियाज़ 5-year प्लान। तो सबसे पहला बोला है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट 5 year वॉज डेवलप ऑफ एग्रीकल्चर, विच इज़ ट्रू। सेकेंड दिया है, सोशल वेलफेयर पॉवर्टी रिडक्शन वेयर द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द 7th 5-year प्लान, विच इज़ ऑल्सो ट्रू। बस सेकेंड सी दिया हुआ, बाय द सेकेंड 5-year प्लान फोकस इंक्रीज ऑन फास्टर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये पार्ट नहीं है, तो आपका आंसर होगा C1। ठीक है, नेक्स्ट आता है, आपको यहाँ पे करेक्ट रॉन्ग पेयर को चूज़ करना है और आंसर लिखना है। तो फर्स्ट है इकोनॉमिक प्राइम मिनिस्टर, और उसका ऑप्शन दिया है सिलेक्शन बाय प्लानिंग। 12th 5-year थिंक टैंक ग्रुप, नीति आयोग ग्रोथ, फास्ट सस्टेनेबल ग्रोथ और नीति आयोग वाइस चेयरमैन एंड टाइम बाउंड। तो आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट वन का आपका डी होगा, टाइम बाउंड प्रोग्राम। नेक्स्ट क्या होगा, 12th 5-year प्लान का आपका आंसर आएगा सस्टेनेबल ग्रोथ एंड फास्ट एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। थर्ड वन इज बी, थिंक टैंक ग्रुप, एंड फोर्थ वन इज सिलेक्शन बाय प्लानिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, जहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। नंबर 1 है, नीति आयोग टेक्स नोट ऑफ डायनामिक चेंज इन द इंडियन इकोनॉमिक। स्टेटमेंट दूसरा दिया है, कंसिडरिंग द इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस इन द डेवलप डिस्ट्रिक्ट, द बॉडी प्लान इज टू इम्प्लीमेंट वेरियस प्रोग्राम एंड ब्रिंग आउट द इकोनॉमिक चेंजेस। तो यहाँ पे दिया हुआ है, स्टेटमेंट 2 जो है इज़ द रिजल्ट ऑफ स्टेटमेंट 1, यानी कि जो स्टेटमेंट 2 है उसका रिजल्ट जो है वो स्टेटमेंट नंबर 1 है। अब गिव इकोनॉमिक टर्म की हम बात करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट चॉइस ऑफ इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ बाय सम पब्लिक अथॉरिटी। इसका आंसर होगा इकोनॉमिक प्लानिंग। सेकेंड क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड फोर्थ बाय गवर्नमेंट ऑफ डिस्कस वेरियस प्रॉब्लम एंड ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट सोल्यूशन देम। इसका आंसर हो जाएगा थिंक टैंक। आप क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, आइडेंटिफाई करना है आपको कॉन्सेप्ट को और एक्सप्लेन भी करना है विद द हेल्प ऑफ गिवन इलस्ट्रेशन। पहला दिया है, साइलिस मदर मेंटेन अ बुक ऑफ अकाउंट फॉर हाउस होल्ड पर्पज एंड प्लान्स द एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंगली। तो इसका आंसर होगा इकोनॉमिक प्लानिंग। और एक्सप्लेनेशन की बात करें, इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ कॉन्साइज एंड डेलिब्रेट चॉइस ऑफ इकोनॉमिक प्रायोरिटीज बाय इंडिविजुअल और पब्लिक अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 2 है, रमाबाई गेट्स अ सब्सिडी ऑन डोमेस्टिक एलपीजी डायरेक्टली ट्रांसफर टू बैंक। तो ये होगा डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र, यानी कि जो यहाँ पे जो है कैश का डायरेक्टली जो है ट्रांसफ़र किया गया है टू डिफरेंट बैंक। सो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, कैश ट्रांसफर ऑन वन ऑफ द टारगेट ऑफ 12th 5-year प्लान इन द मेजर सब्सिडी एंड वेलफेयर रिलेटेड टू द बेनिफिशियरी वेयर टू शिफ्टेड डायरेक्ट ट्रांसफर टू द अकाउंट विद द यूजिंग ऑफ आधार प्लेटफॉर्म लिंक with their bank. थर्ड आता है, टू सॉल्व क्लासरूम रिलेटेड इशूज द टीचर फॉर्म्स अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, दिस ग्रुप डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ फाइंड सोल्यूशन। तो इसका मतलब होता है थिंक टैंक, जहाँ पर एक क्लासरूम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे टीचर एक साथ आएंगे जो उस नॉलेज में एक्सपर्टीज़ रहेंगे और वो बैठ के क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पर आता है थिंक टैंक आता है। और यहाँ पे दिया है थिंक टैंक क्या है, एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट है जो एक साथ गैदर होता है किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। सो नेक्स्ट आता है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, जिसमें पहले मीनिंग लिखना है आपको, फिर डेफिनेशन लिखना है,
ओके, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाके वीडियोस को वॉच कीजिए। अब इसमें सबसे पहला फीचर है सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। सेंट्रली ही प्लानिंग की जाती है और वहाँ से अथॉरिटी ली जाती है, ठीक है। फिर सर्वे के बेसिस पे चीज़ें होती है, ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। फिर प्रायोरिटीज़ एंड टारगेट्स है, पहला प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, फिर टारगेट होना चाहिए। जैसे प्रायोरिटी की बात करो तो हमारा अभी के टाइम का प्रायोरिटी ये है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब गेन करना है, लेकिन टारगेट की बात करें तो मुझे मेरा चैनल मोनेटाइज करना है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस आई हो आपको समझ में आया होगा। फिर मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास जितनी भी सेविंग है या आपके पास जितने भी रिसोर्सेज है वो सारों का अच्छे से यूज़ करना। प्लान पीरियड इधर देखो, प्लानिंग कमीशन जो था वो 5 ईयर का था, नीति आयोग 1 ईयर का है। सो नेक्स्ट आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन जो है वो मतलब अप्रेजल के ऊपर होता है और दूसरी चीज़ों को इवेल्युएट करके होता है कि आपने पूरे साल भर में क्या किया, ठीक है। दैट इज़ सिंपली नोन एज इवोल्यूशन। सो नेक्स्ट आता है कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं कि इस साल किया तो अगले साल नहीं करना, हर साल करना होगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर प्लानिंग कमीशन है तो हर 5 साल पे, और जब अगर नीति आयोग है तो हर साल। कोऑर्डिनेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके रखती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पर है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो इट कैन बी चेंज और इट कैन बी फ्लेक्सिबल बाय ए नेचर। सो जो डिसीजन मेक किया गया है। सो नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द टारगेट्स ऑफ 12th 5 ईयर प्लान। तो यहाँ पे आपको मीनिंग दिया हुआ है, इसको आप रीड कीजिए, ठीक है। मैं आपको 1 बाय 1 डिस्कस करती हूँ। सो सबसे पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ लाना, जिसमें जीडीपी को 8% इंक्रीज करना है। एग्रीकल्चर को बढ़ाना है, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को बढ़ाना है। मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट बढ़ाना है। एवरी स्टेट हैव हायर ग्रोथ रेट इन 12th 5 ईयर प्लान। दूसरा है पॉवर्टी को रिड्यूस करना बाय 10% और एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करना, 50 मिलियन पीपल्स को जॉब दिलाना। एजुकेशन में मतलब जो बेसिक एजुकेशन वो होनी चाहिए लोगों के पास, सबका स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए और जो जेंडर डिस्पैरिटी है वो ख़त्म होना चाहिए। हेल्थ की बात करें तो फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.1% जो है रिड्यूस होना चाहिए, क्योंकि जो पॉपुलेशन जितना बढ़ेगा उतना ही लोगों को क्या होता है, बेनिफिट मिलना कम हो जाता है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डेवलपमेंट करना, एटलीस्ट 9% इंक्रीज़ करना और जितने रोड्स है एक दूसरे से क्या करना, कनेक्ट करना। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। एनवायरमेंट वाइज भी इंक्रीज़ करने से यहाँ पे 1 मिलियन हेक्टेयर एवरी ईयर क्या हुआ है, इंक्रीज़ हो रहा है। ग्रीन कवर हो रहा है, मतलब पेड़ लगाए जा रहे हैं, ग्रीन इकोनॉमी बनाई जा रही है। सर्विस डिलीवरी की बात करें तो बैंक की सर्विस प्रोवाइड अच्छी हो, मेजर सब्सिडी मिले लोगों को, बेनिफिशियर मिले आधार विद द हेल्प ऑफ लिंक आधार कार्ड। क्वेश्चन नंबर 3 आता है स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कुछ थोड़ा इंट्रो देना है, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे गवर्निंग काउंसलिंग होती है, फिर रीजनल काउंसलिंग होती है, फिर स्पेशल इन्वाइटीज़ होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, स्पेशलिटीज़ होते हैं, प्रैक्टिशनर होते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क प्रॉपर तरीके से, इसमें चेयरमैन आते हैं, वाइस चेयर, इसका जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। फिर वाइस चेयरमैन आते हैं जो आप प्राइम मिनिस्टर इंडिया क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। फुल टाइम मेंबर 5 होते हैं और पार्ट टाइम 2 होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ नीति आयोग। तो अगर हम फंक्शन की बात करें, सबसे पहला शेयर्ड नेशनल एजेंडा। नेशनल एजेंडा की अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश में सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है उस पर काम करना, तो नेशनल एजेंडा हो गए। जैसे एम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, तो ये सारे नेशनल एजेंडा हो गए। फिर स्टेट बेस्ट फ्रेंड एट अ सेंटर, यानी कि जब भी स्टेट को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े सेंट्रल गवर्नमेंट आगे आके उनकी हेल्प करे। देन डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, मतलब रूट लेवल से काम करना, गांव से होकर काम करना। फिर नॉलेज एंड इनोवेशन हब, मतलब प्रॉपर तरीके से लोगों को एनालाइज करना और मतलब रिसर्च करना, गवर्नमेंट को एक अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करके चीज़ें बनाना, ठीक है। फिर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, अगर उन्होंने कोई एक लाइक पॉलिसी बना दी है तो उसको मॉनिटर करना कि वो किस तरीके से काम कर रही है, और इवैल्यूएट करना उसकी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वो किस तरीके से काम करे, क्या इफेक्टिव है या फिर नहीं, कितनी एफिशिएंसी है, वो सारी चीज़ें चेक करना। एंड कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, तो ये हमारे 6 पॉइंट है। 7 पॉइंट में हम बात करते हैं इंटर कंसल्टेंसी, कॉन्फ्लिक्ट और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, ये नेक्स्ट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, यहाँ पे नीति आयोग और नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को अलग किया गया है। नीति आयोग 2015 में आया और प्लानिंग कमीशन 1950 को आया, ठीक है।
तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में आपके दिया हुआ है, तो वो आप वहाँ से भी रीड कर सकते हो या यहाँ पे भी पढ़ सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँ तो यहाँ पे अग्री डिसअग्री का क्वेश्चन है। पहला, स्टेट गवर्नमेंट हैव मोर सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले अंडर नीति आयोग। तो इसमें अग्री विद दिस, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नीति आयोग के लिए, क्योंकि बेसिकली ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया तो ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का भी होना चाहिए। तो सारे ही गवर्नमेंट का क्या होता है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, प्रॉपर तरीके का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 है, फंक्शन ऑफ प्लानिंग कमीशन हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू नीति आयोग। अग्री विद दिस। तो जो भी प्लानिंग कमीशन काम करती थी वो पूरा ही सेंट्रली क्या हो गई, नीति आयोग के पास ट्रांसफ़र हो गई। अभी जो भी चीज़ें वो नीति आयोग करती है, प्लानिंग कमीशन का इन्वॉल्वमेंट जो है वो काफ़ी कम हो गया है। ठीक है। सो नेक्स्ट आता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ 12th 5-year प्लान वॉज अचीव्ड अ फास्टर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ये भी अग्री करते हैं, क्योंकि जो 12th 5-year प्लान था उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि एक तो सस्टेनेबल ग्रोथ होना चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ भी होना चाहिए और फास्टर भी होना चाहिए। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन मैंने दिए हुए हैं, आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं ये चाहती हूँ कि रीड आप करें, मैं एक एक का आंसर जो है वो फिर भी बता देती हूँ। सो वेयर द यूनियन बजट यूजुअली प्रेजेंट, पार्लियामेंट में होता है। जो भी यूनियन बजट होता है स्टूडेंट्स वो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा, व्हाट ऑल एस्पेक्ट्स आर कंसिडर वाइल प्रिपेयरिंग द बजट, तो उसमें डिफेंस आता है, एजुकेशन आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें पैराग्राफ में दी है, आप रीड कर सकते हैं वहाँ पे। थर्ड है, वाई इज द डेट ऑफ प्रेजेंटिंग द बजट शिफ्टेड टू 1 February। तो यहाँ पे लिखा है जनरेशन ऑफ फंड वेल इन एडवांस प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, इसीलिए 1 February को शिफ्ट किया गया है। और आपके टर्म में बजट क्या है, तो द बजट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्टिंग द एस्टिमेट, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर दैट बिगिनस ऑन द 1 April एंड 31 March। जो फाइनेंशियल बजट एक ऐसा बजट है जहाँ पे एस्टिमेट, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट दिखाती है फाइनेंशियल ईयर में। तो फाइनेंशियल ईयर क्या है आपका 1 April टू 31 March। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और मैं आपको वहाँ पे कुछ नया एक्सप्लेन करूँगी। तो फाइनली क्लास 11th का सारा एक्सरसाइज मैंने चैनल पे अपलोड कर दूँगी मैं, ये लास्ट चैप्टर का बाकी था, और आप जाके वहाँ पे वॉच कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगेगा तो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड जो भी लोग मेरा वीडियो वॉच करते हैं उन सबको थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।